विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम। आज एक नया चैप्टर है, भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। क्या पढ़ना है आज? भारत की भूगर्भिक संरचना यानी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपने एक कैलेंडर याद करना है। क्या करना है? कभी कभी क्वेश्चन वहीं से बन जाता है कैलेंडर से। इसमें क्या करना है आपने, आप देख रहे होंगे 4 कॉलम है। 4 कॉलम में एक तरफ इरा लिखा हुआ है यानी उसको बोलते हैं महाकल्प, दूसरा लिखा हुआ इपोच यानी युग, तीसरा लिखा हुआ प्रारंभ कब हुआ, कब प्रारंभ हुआ। वैसे तो ये भी बताना चाहिए था कि कब समाप्त हुआ, पर बाद में लिखा हुआ है चौथे कॉलम में अवधि, लगभग कितने साल तक रहा ये, ठीक है, कितने वर्ष तक रहा। तो सबसे पहले हमने पढ़ना आर्कियोजोइक। सबसे पहले क्या? आर्कियोजोइक। 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। कितने अरब वर्ष पूर्व? 4 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। इसकी अवधि लगभग 1.5 अरब वर्ष तक रही। यानी आर्कियोजोइक जो इरा है वो कब तक रहा? 1.5 अरब सालों तक आर्कियोजोइक रहा। उसके बाद प्रोटीरोजोइक, दूसरा क्या याद करना आपने? प्रोटीरोजोइक। ये 2.5 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। 2.5 अरब वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। इसकी अवधि जो रही वो 1.91 अरब वर्ष रही। कितनी रही? 1.91 अरब वर्ष रही। तीसरे नंबर पर पढ़ना आपने पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को फिर उसको युग में जब आप बोलेंगे तो उसका जो युग है उसको बोलते हैं प्रथम युग। यानी प्रथम युग कहाँ से प्रारंभ होता है? पैलियोजोइक से प्रारंभ होता है। प्राइमरी इपोच बोलते हैं इसको। ये 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। इसकी कुल अवधि जो रही वो 34.2 करोड़ वर्ष रही। कितनी रही? सबसे लंबा जो अवधि रही है पूरे कैलेंडर में आप देख रहे होंगे वो किसकी रही है? पैलियोजोइक की रही है। किसकी रही है? और सबसे कम अवधि देखेंगे आप तो वो चतुर्थक युग की रही है जो भी जारी है। 20 लाख वर्ष रही लगभग। कितनी? अभी चल रहा है वो। तो 3rd नंबर पे पैलियोजोइक। पैलियोजोइक तो महाकल्प हो गया। महाकल्प का जो युग है उसको बोलते हैं प्राइमरी इपोच। 59 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। लगभग इसकी अवधि 34.2 करोड़ वर्ष रही। चौथे नंबर पे आपने पढ़ना मीसोजोइक। मीसोजोइक ये महाकल्प है। महाकल्प, मीसोजोइक महाकल्प के युग का नाम क्या है? द्वितीयक युग, सेकेंडरी इपोच। ये 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और इसकी अवधि लगभग 18.3 करोड़ वर्ष तक रही। कितनी? 18.3 करोड़ वर्ष तक रही। अब आप कहेंगे कैलेंडर क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये कैलेंडर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किस काल में कौन सी घटना हुई। अगर मैं बोलूंगा माना कि अरावली माउंटेन रेंज कब बने, अगर मैं बोलूंगा कि जी ये कोयला निर्माणकारी घटना कब प्रारंभ हुई, मैं बोलूंगा कि मत्स्य युग कौन सा था, मैं पूछूंगा एज ऑफ वर्टिब्रेट्स किसको कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स बोलते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का कल्प किसे कहते हैं। मैं बोलूंगा भाई उड़ने वाले वो सरीसृप है ना, ऐसे भी सांप थे जो उड़ते थे बड़े बड़े, वो कब का था। मैं बोलूंगा सबसे पहले प्लांट कब दिखता है हमें अर्थ पर, किस युग में दिखता। तो कैलेंडर पढ़ना पहले जरूरी है। जैसे हम धर्म में पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम बोलते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम हुए किस युग में? हाँ जी, त्रेता में। हम बोलते हैं कृष्ण हुए 16 कलाओं के ज्ञाता किस युग में? द्वापर में, है ना। हम बोलते हैं राजा हरिश्चंद्र हुए किस युग में? सतयुग में। हाँ जी, पढ़ते हैं ना धर्म में, कैलेंडर के हिसाब से पढ़ते हैं ना कि सतयुग में ऐसा हुआ, त्रेता में ऐसा हुआ, द्वापर में ऐसा हुआ, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में ऐसा हो रहा है। ऐसे ज्योग्राफी में, बॉटनी में, जूलॉजी में, जियोलॉजी में, ज्योग्राफी में ये कैलेंडर याद करना जरूरी है, ठीक है। तो चौथे नंबर पे मीसोजोइक आ गया, द्वितीयक युग। 24.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। इसकी जो कुल अवधि रही वो 18.3 करोड़ वर्ष रही। 5वें नंबर पे हम पढ़ते हैं सीनोजोइक। क्या पढ़ते हैं? सीनोजोइक। इसका जो युग है, ये तो सीनोजोइक तो महाकल्प हो गया। सीनोजोइक महाकल्प का जो युग है उसको बोलते हैं तृतीयक युग, टर्सरी इपोच। टर्सरी इपोच जो हुआ वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और इसकी कुल अवधि कितनी रही? 6.3 करोड़ वर्ष रही। 6.3
करोड़ वर्ष पूर्व रही। फिर आता है नियोजोइक। नियोजोइक का जो महाकल्प का जो युग है उसको बोलते हैं चतुर्थक युग, और चतुर्थक युग क्वार्टरनी इपोच ये 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और अभी जारी है। क्या है? अब पहले हमने ये कैलेंडर याद कर लिया, अब हमने क्या करना है, इसका सब डिवीजन करना है। फिर क्या करना है, ऐसे तो याद नहीं होगा, तो इसको छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। तो भाई आर्कियोजोइक और प्रोटियोजोइक का तो सब डिवीजन नहीं कर सकते हम। सब डिवीजन मतलब इनके काल याद करने पड़ते हैं, पीरियड्स याद करने पड़ते हैं। हमने अभी महाकल्प पढ़ा, युग पढ़ा, खाली क्या पढ़ा? जैसे मैंने बोला पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक महाकल्प है, उसके युग का नाम क्या है? प्राइमरी इपोच है। अब उस प्राइमरी इपोच में कितने काल हुए, कितने शक हुए, कितने पीरियड हुए? तो 6 पीरियड हुए। कौन से हुए? 6 पीरियड हुए। तो ऐसे याद करना पड़ता है, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। क्या याद करना पड़ता है? मतलब जो थर्ड नंबर पे देखो, आर्कियोजोइक प्रोटेरोजोइक का तो कोई सब डिवीजन नहीं है, उसका तो ये भी नहीं पता कब शुरू हुआ। हल्का सा पता है कि 1.5 अरब वर्ष रहा आर्कियोजोइक और 1.9 अरब वर्ष रहा कौन? प्रोटेरोजोइक। लेकिन पैलेजोइक को हम क्या करते हैं, काल में क्या करते हैं, उसको बांटते हैं। तो पैलेजोइक, प्राइमरी इपोच, और उसके बाद उसका काल लिखना है आपने, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। इनमें जो इन कालों में जो सबसे ज्यादा अवधि रही है वो रही है किसकी? कैम्ब्रियन की। ये 8.5 करोड़ वर्ष तक रहा। कितना रहा भाई? 34.2 करोड़ रहा पैलियोजोइक। अब पैलियोजोइक का जब हम काल पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सबसे लंबा काल कौन सा रहा? आंसर कैम्ब्रियन। कौन सा रहा? कैम्ब्रियन। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। पर अगर नहीं हो रहा है तो इतना याद कर लो, कैम्ब्रियन सबसे लंबा रहा इनमें। किनमें? पैलियोजोइक महाकल्प के कालों में सबसे लंबा काल जो रहा वो कैम्ब्रियन का रहा, 8.5। तो मैंने कहा कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमने मिसोजोइक पढ़ा था। मिसोजोइक के भी हमने क्या करते हैं, तीन शक पढ़ते हैं हम। कितने? 3 शक पढ़ते हैं। वो कौन से हैं? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटाशियस। इनमें जो सबसे लंबा रहा वो क्रेटाशियस रहा, 7.9 करोड़ वर्ष तक रहा। कितना रहा? 7.9 करोड़ वर्ष तक रहा। कम भी याद कर लो, जैसे ऊपर वाले में पैलेजोइक महाकल्प के शकों में 6 शकों में सबसे लंबा रहा कैम्ब्रियन और सबसे कम रहा कौन? सिलूरियन रहा, 3 करोड़ वर्ष रहा खाली। ऐसे ही मिसोजोइक महाकल्प के शकों में 3 शक हैं उसके, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रेटाशियस। उसमें सबसे लंबा रहा क्रेटाशियस और सबसे कम रहा ट्रियासिक। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही हमने 5वें नंबर पे पढ़ा था सीनोजोइक। सीनोजोइक महाकल्प के शकों को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे 5 शक पढ़ते हैं हम, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। क्या पढ़ते हैं? पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इनमें सीनोजोइक महाकल्प के शकों में सबसे लंबी जो अवधि रही है वो किसकी रही है? मायोसीन की रही है, 1.95 करोड़ वर्ष। और सबसे कम कौन सी रही है? प्लायोसीन रही है, 0.31, 31 लाख वर्ष। ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं नियोजोइक महाकल्प। नियोजोइक महाकल्प में 2 शक पढ़ने हमने, प्लिस्टोसीन शक और होलोसीन। प्लिस्टोसीन लगभग 19.89 करोड़ वर्ष तक रहा और होलोसीन अभी चल रहा है। हम जो जिसमें हैं, हम किसमें? होलोसीन में। हम किसमें? नियोजोइक महाकल्प के होलोसीन में। किसमें है? नियोजोइक महाकल्प के होलोसीन में। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? अरे भाई इतना आया कि नहीं आया? हाँ जी। अब हम पढ़ेंगे इनमें, हमें ये काल याद करने इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी में पढ़ेंगे हम कि पर्वत निर्माण, हिमालय का फॉर्मेशन कब शुरू हुआ, हिमालय कब बना। हिमालय में भी पढ़ेंगे हम ग्रेटर हिमालय कब बना, मिडिल हिमालय यानी हिमाचल रेंज कब बनी, शिवालिक रेंज कब बना। उससे पहले हम पढ़ेंगे जो मैंने बताया था कि मत्स्य युग किसको कहते हैं, एज ऑफ वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं, रेंगने वाले जीवों का कल्प किसको कहते हैं, है ना। रेंगने वाले मतलब रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं जमीन पर। ठीक है। अरावली माउंटेन रेंज कब बना,
हलचलें कब हुई, ओरोजेनेसिस कब कब हुआ, कितनी हलचलें हुई धरती पर, यानी स्कैंडिनेवियन हलचल कब हुई, है ना, हर्सिनियन हलचल कब हुई, तो उसके लिए हमें कैलेंडर याद करना जरूरी होता है। तो कृपया जब आप सबसे पहले क्या करेंगे कि एक अपने नोट्स बनाएंगे, उसमें एक कैलेंडर बनाएंगे और उसी कैलेंडर में आपने लिखना कि इस शक में ये हुआ था, इस शक में ये हुआ था। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जिस शक में जो घटना हुई होगी या जिस काल में, जिस महाकल्प में जो घटना हुई होगी, उसको वहीं पर क्या करना, आपने उसी कैलेंडर में लिख देना, तब याद हो जाता हमेशा के लिए। अरे होता है, जैसे कैलेंडर में लिखते हैं हम, इतनी तारीख को इसकी शादी में जाना है, इतनी तारीख को इसके बर्थडे में जाना है, करते हैं ना, आसान हो जाता है काम, क्योंकि मेमोरी तो रही नहीं। मेमोरी तो दिव्यास्त्र है आपके पास, एक कौन सा, मोबाइल, बस सब उसमें फीड है, वो लगा रखे है आपने। लेकिन पहले लोग ऐसे याद करते थे, कैसे, कैलेंडर पे लिखकर। चलो जी, तो भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उसके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भूगर्भ में, भू के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में चट्टानों की प्रकृति। अभी चट्टाने आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पढ़ा था। चट्टानों की प्रकृति, उसके क्रम तथा व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। सबसे पहले यही पता होना चाहिए, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में। आप बोलते हो, आप पूछेगा होगा आपका सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे ज्योग्राफी, बोलेगा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं, तो आपने फिर ये डेफिनेशन देनी है कि भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति, उनके क्रम और व्यवस्था को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। ये संरचना सामान्यतः पृथ्वी के भीतर होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती है। टेक्टोनिक, जो विवर्तनिक मतलब टेक्टोनिक, विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती है। अब कठिन इसलिए लग रहा है कि कुछ बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़े हैं। प्लेट टेक्टोनिक अगर पढ़ा होता तो क्लियर हो जाता है यहाँ पर। बस ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के भीतर होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती है। पृथ्वी के अंदर हलचल चल रही है, बाहर से दिख रहा है आपको शांत, कैसा, ऐसा लग रहा है बढ़िया चल रहा है सब, मौसम बढ़िया है जी, आज धूप आ रखी, आज बारिश हो रही। अंदर तो खोद के देखो पता चलेगा, या किसी ज्वालामुखी के बगल में बैठ जाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है। कहीं पर हॉट स्पॉट हो, कहीं पर अगर कोई क्या हो, पोटोपेक्सी के बगल में बैठ जाओ, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है, इक्वाडोर जाना पड़ेगा आपको उसके लिए, साउथ अमेरिका में। फिर देखो क्या हो रहा है, किस तरह से मैग्मा और लावा क्या हो रहा है, निकल रहा है। मैग्मा बोलते हैं, जब तक ज्वालामुखी के अंदर है तब तक मैग्मा बोल रहे हैं, जब उसमें से पॉइजनस गैसेस निकल जा रही है तब उसको क्या बोल रहे हैं, लावा बोल रहे हैं। फिर उसके फ्लो को देखना, कुछ गाढ़ा होगा, कुछ कैसा होगा, बहुत तेजी से पहुंच जाएगा आप तक, कुछ को कई दिन लगेंगे पहुंचने में, क्योंकि विस्कोसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है लावा की। कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। ये पता है कि नहीं पता? कुछ लावा का नेचर जो होता है एसिडिक होता है, कुछ का बेसिक होता है। मैंने कहा विस्कोसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा भाई जमीन के अंदर तो बहुत गर्मी है। उस लावा के बगल में आप खड़े नहीं हो सकते। लावा में आप लोहे की बॉल डाल दो, पिघल के खत्म। इतनी गर्मी है पृथ्वी के अंदर, इतनी हलचल है। या अमेरिका जाओ, यूटा प्रांत में जाओ, वहां पर आपको ओल्ड फेथफुल और एक्सेल्सियर गेजर मिलेंगे येलोस्टोन नेशनल पार्क में। वहां पर देखो कुछ अंतराल में क्या पानी, 20-20 फुट तक। क्या ये भाई गर्म पानी कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी के अंदर से आ रहा है। अब अमेरिका नहीं जा सकते तो बद्रीनाथ चले जाओ, गर्म कुंड है ना, गंगनानी चले जाओ, गंगोत्री जाते हुए, बहुत कुछ है। तो मैंने क्या बताया आपको, चट्टानों, क्या बताया मैंने, पृथ्वी के अंदर होने वाली शक्तिशाली विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होती है किसी देश की भूगर्भिक संरचना। चट्टानों एवं ढलानों के प्रकार और चरित्र, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों, खनिजों की उपलब्धता और भूमिगत जल संसाधनों को समझने में मदद करती है। ये सब्जेक्ट बने क्यों? क्या जरूरत थी ज्योग्राफी पढ़ने की? क्या जरूरत थी जियोलॉजी पढ़ने की? क्या जरूरत थी बॉटनी पढ़ने की? ये उपनिवेशवादियों के सब्जेक्ट हैं कि हमारे काम की चीज क्या है, हम क्या चीज क्या कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। तो मैंने कहा हम किसी देश की भूगर्भिक संरचना क्यों पढ़ रहे हैं?
इससे हमें क्या पता चलेगा? चट्टानों और ढलानों के प्रकार पता चलेंगे, चरित्र पता चलेगा, चट्टानों का चरित्र पता चलेगा, मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुण पता चलेंगे, खनिजों की उपलब्धता पता चलेगी और भूमिगत जल संसाधनों को समझने में मदद मिलेगी। अब आप बोलोगे यार चट्टानों की प्रकार अगर हमने पढ़ भी लिया, चरित्र पढ़ भी लिया तो क्या काम आएगा? तो भाई अगर आपको अभी पता चल जाए कि क्या जिस खेत में आप खेती कर रहे हो उसके नीचे संगमरमर की खदानें हैं, तो क्या करोगे? खेती करोगे, पौधा बोओगे या संगमरमर बेचोगे? भाई जो मकराना के लोग हैं वो मार्बल बेचते हैं, जो इटली के लोग हैं वो मार्बल बेचते हैं। क्या करते हैं, है ना? राजस्थान वाला जो उधर मकराना का मार्बल जो है वो फेमस है देश में, वो लोग खेती थोड़े करेंगे, वो क्या करेंगे? या अभी जैसे लद्दाख जम्मू कश्मीर में पता चला है कि लिथियम के भंडार हैं, तो क्या करोगे? अरे भैया लिथियम की बड़ी मांग है, जितनी बैटरी चलित जो जितने भी वाहन आ रहे हैं उसमें क्या है? लिथियम है। तो लिथियम बेचोगे, अरबों खरबों रुपए का लिथियम पड़ा हुआ है। समझ में आया? या अचानक से पता चल जाए आपको कि जमीन के नीचे क्या है? क्रूड ऑयल है, तब क्या करोगे? अरे नहीं बेच सकते, सब सरकार का होता है जमीन के नीचे। किसका होता है? भले ही आपकी रजिस्ट्री हो, गवर्नमेंट उसको वो कर लेगी क्या? हाँ जी, आवंटित करेगी ना सरकार। फिर ये थोड़े कि आपके खेत में निकला तो आपका हो गया। आपके खेत में अगर घड़ा भी निकला वो भी सरकार का है। कभी मिल जाए ऐसे सोने की असरफियां उसके अंदर तो वो सरकार का है। जब आप जमा कराओगे तो उसका 10% सरकार आपको देगी, बाकी आपको सरकार में जमा करना पड़ेगा। और क्यों जमा करना चाहिए वो इतिहास है। माना आपके खेत में खोदते हुए घड़ा मिला और उसमें क्या थे? सोने के सिक्के थे। अब आपने उसको बेच दिया गला के, तो इतिहास खत्म हो गया। लेकिन जब आपने सरकार को दिया, सरकार ने उस पर अध्ययन किया तो पता चला यार ये तो कुषाणकालीन सिक्के हैं। ऋषिकेश में इसका मतलब कुषाण शासक कनिष्क का क्या था? साम्राज्य था। कोई तलवार निकल गई, कोई भाला निकल गया, तो उसकी कार्बन डेटिंग करेंगे, वो पता चलेगा कि इतने साल पहले भी यहाँ पर क्या थी? सभ्यताएं थी। कुछ लोग ऐसे दम्भ में थे कि मेरी जमीन है, बस यहाँ पर मैं ही हूँ। ठीक है, तो 78 AD में भी यहाँ पर कुषाण शासक कनिष्क क्या कर रहा था? उसका शासन था यहाँ पर। चलो, किसी भी देश की भौगोलिक अध्ययन करने से पूर्व वहां की भूगर्भिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, भूगर्भिक समय सारणी जो मैंने आपको भी बताया कि ये इस तरह से होता है क्या? जो आर्कियोजोइक, प्रोटोजोइक, पैलेयोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक, ये आपने याद करना है। ठीक, इस कैलेंडर को याद कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं, भारत की भूगर्भिक अभिलेख पूरी तरह से यूरोप के अभिलेख से मेल नहीं खाते हैं। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण के विद्वान सर टी हॉलैंड ने प्रमुख विषम विन्यासों के आधार पर भारत की भूगर्भिकीय इतिहास को 4 वृहद भूगर्भिकीय कल्पों में विभक्त किया है। जो हमने कैलेंडर पढ़ा उससे थोड़ा मैच नहीं करता है भारत का। हम लोग थोड़ा अलग पढ़ेंगे। तो जैसे पहला आद्य महाकल्प, इसको बोलते हैं आर्कियन इरा। दूसरे को हम बोलते हैं पुराण महाकल्प, पुराण इरा। तीसरे को बोलते हैं हम द्रविडियन महाकल्प यानी द्रविडियन इरा। और चौथे को हम बोलते हैं आर्य महाकल्प यानी आर्यन इरा। एक कैलेंडर हमने ज्योग्राफी का ऐसा पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, जो कि पूरे विश्व में क्या है? मान्य है। एक हम अपने देश के हिसाब से क्या कर रहे हैं? क्या एक जैसे आद्य महाकल्प द आर्कियन इरा, दूसरा हम पढ़ रहे हैं पुराण महाकल्प, पुराण इरा। भाई पुराण किसी और देश में तो नहीं है ना, पुराण हमारे देश के हैं। पुराण इरा, तीसरा द्रविडियन महाकल्प यानी द्रविडियन इरा, और चौथा आर्यन महाकल्प यानी आर्यन इरा। आद्य महाकल्प के अंदर जो हम पढ़ते हैं आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को पढ़ते हैं। कौन सी चट्टानें पढ़नी है अभी हमने? क्या पढ़नी है? चट्टानें। तो आद्य महाकल्प के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम पढ़ेंगे। पुराण महाकल्प की चट्टानों में हम क्या पढ़ेंगे? कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कुडप्पा। उसमें भी 2 डिवीजन करने पड़ेंगे, निचली कुडप्पा और ऊपरी कुडप्पा। विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे हम इसमें। क्या पढ़ेंगे? विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे निम्न विंध्यन और ऊपरी विंध्यन, इसी के अंदर सब डिवीजन करेंगे। दिल्ली क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे, हिमाचल क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे। इसकी हिमाचल क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया?
फिर द्रविडियन महाकल्प की चट्टानों को हम क्या करेंगे? कैम्ब्रियन शक, ऑर्डोविशियन शक, सिल्यूरियन शक, डिवोनियन शक, कार्बनिफेरस शक। कार्बनिफेरस शक। कार्बनिफेरस को फिर सब डिवीजन करेंगे, ऊपरी कार्बनिफेरस, मध्य कार्बनिफेरस, निचली कार्बनिफेरस। इतना समझ में आ गया? चौथा जो हम पढ़ेंगे आर्यन महाकल्प की चट्टानें, उसमें पढ़ेंगे हम गोंडवाना समूह। क्या पढ़ेंगे? तो भैया याद कर लो, क्या क्वेश्चन कैसे बनता है। आर्कियन और धारवाड़ क्रम पढ़ेंगे हम आद्य महाकल्प में। किसमें? आर्कियन महाकल्प में या आद्य महाकल्प में। कुडप्पा पढ़ेंगे हम पुराण महाकल्प में। किसमें? पुराण महाकल्प में। विंध्यन, कुडप्पा, विंध्यन, दिल्ली क्रम और हिमाचल, ये चारों हम पुराण महाकल्प में पढ़ेंगे। ठीक है। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बनिफेरस, ये सब द्रविडियन महाकल्प में पढ़ेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, हो गया आर्यन महाकल्प। आर्यन महाकल्प में पढ़ेंगे हम गोंडवाना समूह, ऊपरी कार्बनिफेरस, ऊपरी कार्बनिफेरस। गोंडवाना समूह के 3 पार्ट पढ़ेंगे हम, निचली गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, ऊपरी गोंडवाना। कार्बनिफेरस में हम पढ़ेंगे, ऊपरी कार्बनिफेरस में ट्रियासिक समूह, जुरासिक, क्रेटेशियस, डक्कन ट्रैप। क्या पढ़ेंगे? ठीक है। इसी में पढ़ेंगे हम तृतीयक जीवकल्प यानी टर्शरी, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, निचला प्लायोसीन, शिवालिक क्रम। और चतुर्थक वाले में पढ़ेंगे हम प्लेस्टोसीन क्रम, आधुनिक अथवा होलोसीन क्रम। ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले कहां जाएंगे हम? भारत को बांटेंगे। तो भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि यहां पर प्राचीनतम चट्टानों से, ये मेंस में लिखते हैं ऐसे, भारत का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि यहां पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती हैं। आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन युग की प्रायद्वीपीय चट्टानें भी यहां पर मिलती हैं। तो दूसरी ओर क्वाटरनरी युग, क्वाटरनरी इपोच की नवीनतम चट्टानें कांप मिट्टी की परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। इन भूगर्भिक संरचनाओं की विशेषताओं ने भारत के 3 स्पष्ट वृहद भाग प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1 दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, नंबर 2 उत्तर का विशाल पर्वतमाला, और नंबर 3 उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या पढ़ना हमने अब? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा पढ़ना उत्तर का विशाल पर्वतमाला, और तीसरी पढ़नी हमने उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से हुआ है। ये तो बचपन में सुना होगा आपने, पृथ्वी आग का गोला था पहले, बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई। तो प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ, भूपृष्ठ बोलते हैं जो क्रस्ट है। भूपृष्ठ किसको बोल रहे हैं? ऊपर वाला जो भूमि का ये वाला भूक्रस्ट, भूक्रस्ट के शीतलन और दृढ़ीकरण से हुआ। यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्णतया नहीं डूबा और इस पर विवर्तनिक बलों का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। किस पर? दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार पर। भूकंप नहीं आते हैं वहां, आते हैं क्या? लेकिन एक बार आया कोयना में, कोयना नदी थी एक, उस पर डैम बनाया गया, उसके पीछे रिजर्वायर बन गया। रिजर्वायर बन गया तो रिजर्वायर बड़ा बन गया, पानी ज्यादा जमा हो गया, जिससे नीचे की जो रॉक्स थी उन पर क्या हुआ? भार पड़ा, वो रॉक्स टूटी, उसके बाद भूकंप आया। और हमें ज्योग्राफी और जियोलॉजी में चेंज करना पड़ा कि नहीं भाई, इस भाग में भी क्या हो सकते हैं? भूकंप आ सकते हैं। हम भूकंपीय क्षेत्र में रहते हैं, हम भूकंपीय क्षेत्र में रहते हैं। कौन सा? जो हिमालयी क्षेत्र है वो भूकंपीय क्षेत्र है। अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान का ऊपरी पार्ट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, हिमाचल, नेपाल, ये सारी जो बेल्ट है ये भूकंप वाली बेल्ट है। यहाँ पे कभी कभी भूकंप ऐसे आते हैं, स्विमिंग पूल का पानी एक बार में क्या हो जाता है इधर, और एक बार में उधर स्विमिंग पूल खाली। इस तरह के भी भूकंप आते हैं। रेक्टर स्केल पर 9 के भूकंप भी आते हैं। बद्रीनाथ केंद्र है 1803 में, उत्तराखंड में बद्रीनाथ केंद्र रहा है, रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप आया है 1803 में। कितना? हाँ, रेक्टर स्केल पर 9, समझते हो? 9 जिस जगह पे आप बैठे हो वो तो नहीं रहेगी, उसकी बुनियाद भी नहीं रहेगी, उथल पुथल नीचे, जमीन के नीचे मिलेंगे, उसे बोलते हैं रेक्टर स्केल पर 9 का भूकंप।
लॉगरिथमिक स्केल है वो, कैसा है? वेक्टर स्केल किस प्रकार का स्केल है? लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। बल्कि उसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वेक्टर स्केल पर जैसे एक का भूकंप आया और 2 का भूकंप आया, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है किसमें? तीव्रता में और एनर्जी में, वो कितने कितने का गुना होता है? तो एक 10 गुना होता है, एक 32 गुना होता है, मुक्त हुई ऊर्जा और तीव्रता, है ना। चलो तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको क्या, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो सबसे पहले पढ़ना दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत प्राचीनतम से लेकर प्राचीन चट्टानों का बना है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से हुआ। यह भाग कभी भी समुद्र में पूर्णतः नहीं डूबा और इस पर विवर्तनिक बलों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस भाग की नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। आधार तल समझते हो? वह तल अब जिससे नीचे नदियां नहीं जाएंगी। जैसे हम हिमालय की नदियों को देखते हैं, हम हाइट पर हैं, अभी कहां पर हैं? यहां पर आपको व्हाइट वाटर दिखता है। क्या दिखता है? कभी जब आप बस में बैठ के जाते हैं तो कभी कभी देखना कि दाईं तरफ आपके माना बाईं तरफ आपकी चट्टानें होती हैं, उसमें पिबल्स से दिखते हैं आपको। भाई कौन सी चढ़ाई चढ़ रहे हैं आप? कि साकड़ी धार की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तोता घाटी से होके जा रहे हैं। तोता घाटी इतनी ऊंची घाटी है कि जब हम नीचे देखते हैं तो नदी बहुत पतली दिखाई देती है। अब हमारे बगल में बाएं तरफ जो चट्टान दिख रही है उसमें पेबल्स कहां से आए? पेबल्स मतलब गोल पत्थर। गोल पत्थर एक ही तरीके से बन सकता है अगर वो पानी में है। किसमें? पत्थर गोल पानी में बहने से ही होता है। तो भाई इतने ऊपर कैसे आ गया? नदी तो बहुत नीचे है, वी आकार की घाटी बनी हुई नदी इतने नीचे जा रखी है। अब हम कम से कम कितने 500 फीट ऊपर हैं, 1000 फीट ऊपर हैं, और 1000 फीट पर भी बगल में पत्थर दिख रहे हैं हमें गोल। कहां से आए वो गोल पत्थर? इसका मतलब नदी कभी वहां पर बहती थी। कहां पर बहती थी? धीरे धीरे काटते काटते वी शेप का वैली बनाते 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 कहां पहुंच गई? नीचे पहुंच गई। और कहीं कहीं पर तो आई शेप वैली बनाती है नदी। कैसी? इसका मतलब अभी प्रोसेस चल रही है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, नदियां उसको काट रही हैं, विभिन्न प्रकार की घाटियों का निर्माण कर रही हैं। आज जहां पर नदी है, आज से लाखों साल बाद जब फिर दोबारा आपका पुनर्जन्म होगा, फिर बस से जा रहे होंगे तो फिर वो नदी वहां पर नहीं दिखेगी आपको, और नीचे दिखाई देगी। क्या होगी? तो एक समय ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा? आधार तल को प्राप्त कर लेगी। कौन? नदी। पढ़ेंगे आप डेविस और पेंक की थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें यह बताया जाता है कि कोई भी चीज उठती है, माना हिमालय क्या उठा हुआ है, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पेनीप्लेन नहीं बन जाता। पेनीप्लेन बोलते हैं समप्राय मैदान। ये जितने पहाड़ आपको दिख रहे हैं सामने, ये शिवालिक रेंज दिख रही है, यहाँ पे प्लॉटिंग होगी लाखों साल बाद, इसके नीचे लोग रह रहे होंगे, ये सब नीचे जाना है। ये बड़े बड़े हिमालय जो हैं ये सब क्या होना है? वो सब खड्डे भरने हैं। वो बंगाल की खाड़ी हमेशा बंगाल की खाड़ी नहीं रहनी है, अवसाद जाता रहेगा, जमा होता रहेगा, जमीन आगे बढ़ती रहेगी। जहाँ खड्डे हैं वहां भी पेनी प्लेन बनने हैं, और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं वो भी क्या बनने हैं? पेनी प्लेन बनने हैं। उसके लिए फिजिकल ज्योग्राफी में जाना पड़ेगा, डेविस और पेंक की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़नी पड़ेगी? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। आज एक ट्रॉली रेत मंगाना, एक ट्रॉली रोड़ी मंगाना, एक ट्रॉली बजड़ी मंगाना, और एक जगह पर ढेर लगा देना उसका। क्या करना? और ये आप अपने जीते जी देखेंगे कि वहां पे कुछ समय बाद कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा उसमें बताओ? उसमें कुछ घटनाएं घटित होंगी। जैसे बारिश आएगी, रेत बह जाएगा। जैसे हवा चलेगी, तूफान आएगा तो भी उड़ जाएगा। कुछ कुत्ते आएंगे, उसमें खेलेंगे, उनके शरीर पे लगेगा, वो दूसरी जगह पे जाके क्या करेंगे? हिलेंगे डुलेंगे, वो रेत दूसरी जगह पे क्या कर देंगे। ऐसे कुछ चोर आएंगे, वो रेत चोर के ले जाएंगे आपके यहाँ से। भाई प्रोसेस चलती रहेगी ना। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि डेविस क्या बोलना चाह रहे थे और पेंक क्या बोलना चाह रहे थे। डेविस ये बोलना चाह रहे थे कि पहले उठेगा, ढेर लगेगा, तब उसमें इरोजन शुरू होगा। पेंक ने कहा नहीं भैया, जैसे ही उठना शुरू होगा वहीं से इरोजन शुरू हो जाएगा। नहीं आया समझ में? और इसका बेस्ट एग्जांपल है आई शेप वैली।
मतलब कुछ नदियां जो थी वो पूर्ववर्ती नदियां थी, पहले से बह रही थी, हिमालय उठा उसको काटती गई, वो फिर उठा फिर काटती गई, तो आई शेप वैली बन गया। ऐसा कैसे बन गई? वी शेप कब बनी? हिमालय उठा तो क्या हुआ कि हाइट एक मिल गई उसको, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर क्या होता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। जब हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा हो गई तो उसके ऊपर बर्फ पड़ी, सूर्य उत्तरायण हुआ, दक्षिणायन हुआ, तो जब उत्तरायण हुआ तो गर्मी हुई, दक्षिणायन जब था तो बर्फ पड़ गई, वहां क्या बन गए, बड़े बड़े ग्लेशियर बन गए। जब उत्तरायण हुआ तो सूर्य की गर्मी से वो क्या हुआ, ग्लेशियर पिघले तो पानी ने अपना जगह बनाया और क्या बन गई, वो नदियां बन गई। और नदियों ने क्या किया, काटना शुरू कर दिया। क्या किया? वो प्रोसेस चल रही है ना। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? खाली इसलिए मत पढ़ो कि पीछे से आईएएस निकालना है, उसको समझो, अपनी दृष्टि को बदलो। जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पहाड़ है, इसमें क्या क्या हो रहा है, नदी मतलब बारिश आ गई, भयंकर अतिवृष्टि हो गई, तो क्या हुआ, क्लाउड बस्टिंग हो गई, सारा का सारा पत्थर, बड़े बड़े, केदारनाथ जाना आजकल दिखेगा आपको, बड़े बड़े पत्थर, क्या वो पत्थर जो आज आपको केदारनाथ में दिख रहा है, एक दिन आपको यहाँ ऋषिकेश में दिखेगा, त्रिवेणी घाट में, लेकिन तब तक वो छोटा हो चुका होगा। कैसा? घिस के घिसट कर, हो सकता है 100 साल लगे उसे यहाँ तक पहुंचने में, और एक दिन वो बंगाल की खाड़ी में दिखेगा आपको। जितनी रेत है, ये क्या चीज हो रही है, ये घिस रहे हैं आपस में, कुछ किनारे काट रहे हैं, है ना, ये प्रोसेस चल रही है दरअसल। हाँ, तो आप ज्योग्राफी वाले हो, आपके देखने की दृष्टि, मेरे देखने की दृष्टि, और इन बच्चों, ये नए नए जो शावक हैं, इनकी दृष्टि अलग है। ये जाते हैं, ये सिर्फ बस देखते हैं, इन्हें लगता है जैसा वर्तमान में वैसा ही रहा होगा। हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले कैसा रहा होगा, ये पहाड़ पहले कैसा रहा होगा, ये कैसे कटा होगा, इसको ऐसा शेप कैसे मिला, ये वैली कौन सी है ना। मनाली जाते हैं लोग, बोलते हैं बड़ा सुंदर है, अरे भैया एवलांच, इतने बड़े एवलांच की देन है मनाली, पूछो मत, क्लाउड बस्टिंग की देन है। मैं जब गया, मैं बोल दिया था, मैंने कहा ये तो नदी यहाँ पर बह रही है, ये तो एक दिन इसने अपना रास्ता बदलना है। इवन जिस जगह पे आप बैठे हैं, कहां पर, यहाँ पर, तो नदी की एक प्रवृत्ति होती है, नदी के किनारे जो सभ्यताएं होती है बहुत लंबी नहीं चलती हैं, एक ना एक दिन उस सभ्यता का नाश होता है। तो जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आपको कुछ और दिखेगा एक दिन, ये बहुमंजिली इमारतें, कंक्रीट के जंगल, कुछ नहीं दिखेगा आपको। एक झटका आएगा और सब क्या, हाँ, यहाँ पे रेत निकाल रहे होंगे लोग, क्या कर रहे होंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वहां निकालते हैं ना, यहाँ पे नहीं निकालते, यहाँ भी निकाल रहे होंगे, नहीं समझा सकते। उसके लिए दृष्टि को बड़ा क्या करना पड़ेगा, बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा आपको, तब जाके समझ में आती चीजें। और फिर सबसे कठिन काम होता है लिखना उसको। आपकी समझ में तो आ गया, पर मेंस में कैसे लिखोगे भाई? तो उसके लिए शब्द चाहिए होते हैं, भाषा चाहिए होती है, उसके लिए किताबों को पहले याद करना पड़ता है, फिर उन शब्दों को पकड़कर लिखना होता है। कुछ बच्चे मेरे से पूछते भी हैं कि समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा समझ तो कई लोगों को है, लेकिन वो बने नहीं, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? लिखना। आपकी समझ कम है लेकिन आपने अच्छा लिख दिया, याद करके लिख दिया भले ही, तो भी आपको सिलेक्शन मिलेगा। आपकी समझ बहुत अच्छी है, दृष्टि बहुत अच्छी है, लेकिन आप लिख नहीं पाए तो आप बाहर हो, और कोई इज्जत नहीं है भाई, पहले बता दूं। समझ में आया? तो मैंने क्या बताया आपको, नदियां प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में, यानी अब उससे नीचे नहीं काटेंगी नदियां, ठीक है। यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। सुने हो गोंडवाना लैंड? बताया था मैंने, ये अर्थ जो पृथ्वी आपको दिखाई दे रही है, जितने कॉन्टिनेंट आज दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे थोड़े थे, ये तो सारे के सारे नीचे थे। इनका उसको नाम दिया जोग्राफर ने पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। और ये पूरा महासागर था पेंथालासा, और ड्रिफ्ट शुरू हुआ ऐसे करके, और फिर दो भूखंड बने, एक बना गोंडवाना लैंड, एक बना अंगारा लैंड, ठीक है। फिर दोबारा क्या हुआ, ये जो भारत आपको जो मैप दिख रहा है ये ऐसा नहीं था, और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्ट हुआ, यहाँ बीच में टेथिस सी था, ये जब टकराया तो इसकी डायरेक्शन जो थी वो क्या थी, नॉर्थ ईस्ट थी। जब ये टकराया, अच्छा ये भी प्लेटों के ऊपर है,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के ऊपर है, ऊपर वाला जो है वो अलग प्लेट है। ये प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्या सबडक्शन हो गया, घुस गई, तैतीस चीज का पानी इधर उधर हो गया, लेकिन जो गाद थी वो उठी और उससे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए उसको यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रोसेस चल रही है, ये पूरा देश घुसना है एक दिन। कहाँ? ये जो लास्ट कोना, हमारी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन अगर माना हम अश्वत्थामा की तरह अमर होते तो क्या पता ऊपर से देखते हैं हम कि अब कन्याकुमारी भी क्या हो गया, चला गया नीचे। ये टुकड़ा होना है, अभी ये टुकड़ा यहां से यहां आना है, उससे पहले एक प्रोसेस होनी है। एक फट रहा है कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे आपको हिमालय दिखेगा जहां गोवा जाते हो आप, ये टकराएगा यहाँ पर भाई। ये मेडागास्कर पहले ही अलग हो चुका है, ये वाला पार्ट टूटेगा, ये यहाँ पर टकराएगा। बंबई में आपको हिमालय पर्वत दिखेगा, गोवा में आपको हिमालय पर्वत दिखेगा, कोझिकोड में आपको जहाँ वास्को डिगामा आया था ना, तो उस हिमालय की पीक का नाम लोग रखेंगे वास्को डिगामा यहाँ आया था कि नीचे 8000 फीट नीचे कालीकट हुआ करता था कि यहाँ पर उतना लंबा सभ्यताएं नहीं चलती हैं। हमारी जो सभ्यता इतनी लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि ये प्रोसेस जो है हजारों करोड़ों साल की होती है। ठीक है, ठीक है भाई। यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। कौन? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार इग्नियस रॉक से बना हुआ है। किससे बना हुआ? 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, दूसरा होती है सेडिमेंट्री, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक। पैटर्नल रॉक जो होती है वो इग्नियस होती है, क्योंकि मैग्मा निकला और मैग्मा अंदर जमा तो भी इग्नियस बनी, और उसका लावा बाहर जमा तो भी इग्नियस बनी। जब वो टूट फूट हुई तो फिर सेडिमेंट्री बनी। जब उस पर धूप पड़ी, बारिश पड़ा, ठंड पड़ी, पाला पड़ा, उसका रूप परिवर्तित हुआ तो मेटामॉर्फिक बनी। मेटामॉर्फिक का भी कभी कभी इंटेंस मेटामॉर्फिज्म होता है। मेटामॉर्फिक रॉक भी कभी कभी अपना रूप बदल देती है, तो उसको बोलते हैं इंटेंस मेटामॉर्फिज्म, यानी मेटामॉर्फिक रॉक चेंज हो गई मेटामॉर्फिक में। होता है ऐसा। बेस्ट एग्जांपल तो याद करो अगर पेपर निकालने हैं तो। मेरी बातें कड़वी लगती होंगी, अच्छी भी तो नहीं लगती हैं। ये तो वही बात हुई कि मैं बदला नहीं हूं, पर मैं पहले जैसा नहीं रहा की बात तो वही हुई। चलो, यह आर्कियन युग की आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो नीस और सिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। यानी कभी इग्नियस रॉक से निर्मित थी, अब वो क्या हो चुकी है? नीस और सिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। रूपांतरित मतलब मेटामॉर्फिज्म हो चुका है उसका। और क्यों हुआ है मेटामॉर्फिज्म? क्यों होता है भाई? जैसे तुम्हें मैं धूप में खड़ा कर दूं, क्या हो जाएगा? काले हो जाओगे। चलो मान लिया मैंने, सब चीज चेंज हो जाएगी कुछ समय बाद, है ना। ऐसे रॉक पर भी तो इफेक्ट पड़ता है। रॉक पे भी क्या होता है? उसका भी धूप हो गई, बारिश हो गई, पाला हो गया, और क्या क्या वेदरिंग होती है। किसको बोलते हैं वेदरिंग? वेदरिंग के कारण ही टुकड़े निकलते हैं, उसके बाहर की लेयर टूटनी स्टार्ट हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के कुछ क्रम मिलते हैं, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब इसके लिए देखो भैया, अब है इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले मैप पता होना चाहिए आपको। मैप देखिए आगे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहां कहां पर पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां कहां पर पाई जाती हैं। सारे मैप आपको याद होने चाहिए। कुडप्पा चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं, गोंडवाना चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं। दिख रही है? क्या दिख रहा है? आर्कियन चट्टानों का वितरण दिख रहा है आपको? अच्छा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, कुडप्पा चट्टानों का, विंध्यन चट्टानों का दिख रहा है? तो मेंस में इसका मैप बनाना पड़ता है अगर किसी एक के बारे में पूछ लिया। ठीक है, आप भाग्यशाली हो, वर्ड लिमिट कम हो गई लिखने के लिए, वरना एक टाइम था कोई लिमिट नहीं होती थी, 5 ही क्वेश्चन करने होते थे 8 में से, तब कोई लिमिट नहीं होती थी लिखने की। कितने चित्र बनाने हैं वो वही जानते हैं जो उस समय निकाला होगा जिन्होंने पेपर। अब आर्कियन क्रम की चट्टानें बता रहा हूं मैं। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। किनका? आर्कियन क्रम की चट्टानों का।
ये प्राचीनतम अर्थात मूलभूत चट्टानें मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। मानव भी नहीं हुआ था तब तक, उससे पुरानी चट्टानें हैं। ठीक है, ये इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपने असली रूप को खो चुकी हैं। ये रवेदार है, रवेदार बोलते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल पाए जाते हैं इसमें। रवेदार हैं जिनमें जीवाश्मों का अभाव है। जब जीवन ही नहीं था, उनके अश्म कहां से मिलेंगे? जीवन तो बाद में आया, ये चट्टानें पहले बन चुकी थी। समझ में आया? और वैसे भी इग्नियस रॉक में जीवाश्म नहीं पाए जाते। इग्नियस रॉक में अगर कोई, जैसे माना अगर कोई आज किसी लैंडस्लाइड में दब गया, हो सकता है उसका लाखों साल बाद जीवाश्म मिले। पर कोई अगर ज्वालामुखी के मुंह में कूद मार दे और वो ये सोचे कि आने वाले समय में मेरा जीवाश्म देखेंगे मेरे वंशज, तो नहीं दिखेगा। क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। समझ में आया? ये रवेदार हैं जिनमें जीवाश्म का अभाव है। अगला, इन चट्टानों पर आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव पड़ा है। ये नीस, ग्रेनाइट और सिस्ट प्रकार की है। किस प्रकार की? ये चट्टानों के प्रकार हैं। मैंने कहा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा चट्टानों के बारे में पढ़ लेना फिजिकल ज्योग्राफी से पहले, कि इग्नियस रॉक कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक कौन सी होती हैं, मेटामॉर्फिक। इग्नियस बोलते हैं आग्नेय चट्टानें, इग्न बोलते हैं आग, आग से बनी हुई चट्टानें। क्या? इग्नियस, लावे से जो बनी हुई, लावा और मैग्मा से। और दूसरा हो गया सेडिमेंट्री, यानी उनके टूट फूट से जो बनी है। और मेटामॉर्फिक माना जिनका रूपांतरित चट्टानें, रूप चेंज हो गया इनका। इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग पर है। अगर आपने मैप बना दिया और मैप में दिखा दिया और ये नहीं लिखा तो भी नंबर मिल जाएंगे, पर फिर भी ये माना जाता है कि आप मैप बनाइए, उसके बाद लिख दीजिए कि भाई कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में पाई जाती है। मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे यार मुख्य हिमालय के गर्भ भाग में कहां से आ गई ये चट्टानें? हिमालय तो बाद में बना। नहीं बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे? तो भाई जो टेथिस सी था ना, उसमें दोनों तरफ से नदियां गिरती थी। यानी जो अंगारा लैंड है वहां की नदियां भी गिरती थी और गोंडवाना लैंड की नदियां भी गिरती थी। उन नदियों के साथ ये चट्टानें भी गिरती थी। तो जो गाद थी वो जमा हो गई थी, ये चट्टानें गाद के रूप में जमा हो गई थी, यानी सेडिमेंटेशन के रूप में जमा थी। जब दोनों प्लेटें टकराई, यानी गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, सबडक्शन हुआ तो फोल्ड पड़ा, उस फोल्ड में ये उठ गई। ये उनके बीच में किसमें? ढेर में आ गई। कौन? ये चट्टानें। समझ में आया? आर्कियन क्रम से प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग निर्मित है। इसमें 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती हैं, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, नीलगिरी नीस। अब नीलगिरी तो पता ही है आपको कहां पर पड़ता है? कहां पड़ता है? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जहां पर मिलते हैं वहां पर नीलगिरी हिल्स है, घाट है, वो जोड़ है एक तरह से। किसका? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। हाईएस्ट पीक इसकी दोदा बेटा है। इस पर टोडा नामक जनजाति निवास करती, पहाड़ी जनजाति, है ना। और छत्तानुमा बस्तियों का निर्माण करती है अपने शत्रुओं से बचने के लिए। कौन? टोडा नामक जनजाति। पढ़े थे? अगला आ गया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अच्छा, उसमें बता दूं, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस में बुंदेलखंड नीस सबसे पुरानी है। बुंदेलखंड कहां? बुंदेलखंड सुने हो? बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुने हो? सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता नहीं सुने हो? झांसी की रानी पे कविता नहीं सुनी? तो झांसी वाला जो पार्ट है वो बुंदेलखंड वाला पार्ट, ठीक है। बुंदेला, छत्रसाल, नाम सुना है छत्रसाल का? हाँ, अरे मस्तानी बेगम का नाम सुना होगा आपने। छत्रसाल ने भेंट की थी बाजीराव को। बाजीराव पिक्चर देखी है? छत्रसाल नहीं देखा उसमें? चलो कोई नहीं, अभी जो दृष्टि है वो कैसी है? सूक्ष्म है, धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ता है। चलो, धारवाड़ क्रम की चट्टानें आ गए। कौन सी? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पहले मैप देख लीजिए, उसके बाद ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपणों से बनी परतदार चट्टानें। कैसी?
आर्कियन क्रम की चट्टानें कैसी थी? इग्नियस थी। उनके टूट फूट से प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन यानी इरोजन, निक्षेपण यानी डिपोजिशन से जो परतदार चट्टानें बनी वो किसमें दिखती है? में धारवाड़ क्रम में दिखती हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं एवं इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, अर्थात इस समय तक जीवों का उद्भव नहीं हुआ। जब जीव ही नहीं थे तो उनके अश्म कहां से मिलेंगे? इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बेलारी व शिमोगा जिलों में हुआ था। तो जगह है कर्नाटक में धारवाड़, इसलिए बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यह प्रायद्वीप व बाह्य प्रायद्वीप दोनों में ही पाई जाती हैं। अरावली श्रेणियां बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर, मेघालय पठार, मिकिर हिल्स, दिल्ली श्रेणी आदि क्षेत्रों के अलावा बाह्य प्रायद्वीपीय भारत में लद्दाख, जास्कर, कुमायूं पर्वत श्रेणियां, स्पीति घाटी के निकट व्यक्रता श्रेणी तथा असम के पठारी भाग में शिलोंग श्रेणी आदि के शिखरों एवं गर्तों में पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? प्रायद्वीप में भी पाई जाती है और बाह्य प्रायद्वीप में भी पाई जाती है, दोनों जगह पाई जाती है। पेनिनसुला में भी पाई जाती है और पेनिनसुला से बाहर भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो अरावली श्रेणी में पाई जाती है। अरावली कहाँ पर है? भारत के बीचों बीच में। हाँ सॉरी, अरावली कहाँ पर है? आपका राजस्थान वाला जो पार्ट है। बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर कहाँ पड़ गया? आपका झारखंड वाले साइड में पड़ गया। मेघालय, मिकिर, दिल्ली श्रेणी, ठीक है। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें। उत्तर प्रदेश पीसेस वाले क्वेश्चन पूछ चुके हैं। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्यों हैं? क्योंकि देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं, सोना हो गया, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, इन्हीं चट्टानों से मिलता है। जैसे मैं बोलूं आपसे कि जिंक कहां से मिलता है? जस्ता। शीशा जस्ता एक साथ मिलता है हमेशा। टंगस्टन कहां से मिलता है? अरे भाई धारवाड़ क्रम की चट्टानों से तो मिलता है, पर जगह तो होगी, उस शहर का नाम तो होगा। टंगस्टन कहां से मिलता है? डब्लू बोलते हैं इसको। पहले जो पुराने बल्ब आते थे उनका फिलामेंट बनता था टंगस्टन का। विशेषता होती थी उसकी एक कि बहुत अधिक टेम्परेचर पे भी पिघलता नहीं था, लेकिन प्रतिरोध ज्यादा होता था, इसलिए चमकता था बिल्कुल। उसी से बल्ब बना। अरे भाई भारत में कहां मिलता है? राजस्थान में। डेगाना की खानों से मिलता है या जावर की खानों से मिलता है? कहां से मिलता है? टंगस्टन डेगाना की खानों से मिलता है। जस्ता कहां से मिलता है? सिर दर्द हो गया। जस्ता कहां से मिलता है? शीशा जस्ता राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में कहां? खान का नाम बताओ। हाजी, खान का नाम बताओ। खान का पुरानी माइन का नाम बताओ सबसे पहले। जावर की खान से क्या मिलता है पहले बताओ मुझे। ठीक है भाई। सोना, मैग्नीज, लो है। हाँ क्या मिलता है जावर की खानों है? तो सीसा जस्ता तो बोलो ना जावर की खानों से। तो मैंने क्या बोला आपको? अरावली श्रेणियां राजस्थान के अगल बगल ही मिलेंगी आपको ये खाने। कौन सी? डेगाना भी वहीं मिलेगी, जावर माइंस भी वहीं मिलेगी। हाँ उदयपुर के आसपास, ठीक है। साथ में मैं ये बता रहा हूं कि इसके अलावा क्या मिलता है? इन्हीं चट्टानों से फ्लोराइट मिलता है, इल्मेनाइट मिलता है, शीशा मिलता है, सुरमा मिलता है, बुलफ्राम मिलता है, अभ्रक मिलता है, माइका जिसको बोलते हैं अभ्रक, कोबाल्ट मिलता है, एस्बेस्टस मिलता है, गार्नेट मिलता है, संगमरमर, कोरडम, ये खनिज प्राप्त होते हैं। तो भाई आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इतनी चीजें मिल रही वहां से। अब आप बोलोगे कॉपर कहाँ मिल रहा है जी? तो कॉपर आपको खेतड़ी से मिल रहा है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। कहाँ? मलजखंड बेल्ट। कौन सी बेल्ट? एक मलजखंड बेल्ट पड़ती है आपकी का मध्य प्रदेश में। क्या मिलता है उससे? कॉपर मिलता है।
अरे भैया महंगा है कॉपर बहुत, सोना चांदी उसके बाद कॉपर ही है मेरे ख्याल से। कभी जब मकान बनाओगे तो बिजली के तार डलाना कॉपर की, तब पता चलेगा आपको कि आधा मतलब 3 हिस्से होंगे उसके, एक हिस्से में मकान बना, एक हिस्से में लकड़ी लगी और एक हिस्से में बिजली का सामान लगा। कॉपर महंगा है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, सस्ता एल्युमिनियम वाला लगाते हैं पैसा बचाने के लिए। फिर एक दिन क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है और सारी लाइनें क्या अंदर की फिर चेंज करनी पड़ती है। तो मकान बार बार नहीं बनता, इसलिए कॉपर वायरिंग कराएं, महंगा है। तो सोना कर्नाटक में क्वाड चट्टानों की अधिकता होने से कोलार और धारवाड़ की घाटी में बहुतायत में मिलता है। कोलार गोल्ड माइन सुना है, लेकिन अब कोलार गोल्ड माइन से सोना निकालना क्या हो गया, थोड़ा सा महंगा हो गया, इसलिए। और रामगिरी से निकाल रहे हैं अब हम सोना। कहां से निकाल रहे हैं? रामगिरी अलग जगह पड़ती है, जरा देखना भाई रामगिरी कहां पड़ता है सोना। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो गंगा जी में भी सोना है रेत में, कुछ नहीं करना है, एक तसला सा लेना है और दिन भर लगे रहना पानी में, तो उसमें आपको आधा ग्राम सोना मिल ही जाएगा दिन भर में। रोज आधा ग्राम सोना निकालो, 1 ग्राम। हाँ जी, अनंतपुर आंध्र प्रदेश के रामगिरी से हम सोना निकाल रहे हैं। मैंने कहा अगर आपको भी निकालना है तो गंगा जी में भी सोना है। पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है तो क्या बनो, सोने का उत्पादन करो, देश की अर्थव्यवस्था में क्या करो, योगदान दो। आप तो बहुत सारे लोग हो, सब जाओगे एक तस्तरी सी होती है उसमें बस लगे रहना सुबह से लेकर शाम तक। तो 1-1 ग्राम भी अगर आपने निकाल दिया सोना सबने तो 50 ग्राम तो हो ही जाएगा। 50 ग्राम सोना रोज निकालो, अपनी दुकान खोलो, फिर गोल्ड की ईंटें बना के बेचो। समझ में आ जाता है किसी अनुभव के एकदम से। क्या इलीगल है भाई? परमिशन लो गवर्नमेंट से, क्यों इलीगल है? सरकार चाहती है कि आप लोग सोना निकालो और आप लोग तैयारी कर रहे हो, है ना। तो वहां आप देखते नहीं नेशनल ज्योग्राफी में वो लोग आईएएस की तैयारी थोड़े कर रहे हैं यार, वो लोग कनाडा में जा रहे हो, वहां सोना निकाल रहे हैं। सोना निकालोगे अगर जमीन से तो सरकार को फायदा मिलता है उसका, बस सरकार की नजर में होना चाहिए। आपने जितना निकाला तो सरकार का हिस्सा आपको देना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं निकाल सकते कि बैठ गए तस्वीर लेके। चलो जी आगे बता दूं। धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोरदार पर्वतों के रूप में हुआ। धारवाड़ काल में ही अरावली, भारत की ही नहीं संसार की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कौन? अरावली माउंटेन रेंज। बस बदकिस्मती से डायरेक्शन गलत हो गई इसकी बनने की। अगर ये ऐसे बनती, मानसून इससे टकराता, बारिश होती, राजस्थान में भी हरियाली होती। ये हो गई ऐसी, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो पैरेलल चला जाता है। अरावली माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। उसके इस तरफ एक नदी है, दूसरी तरफ दूसरी नदी है। नाम बताओ कौन कौन सी? अरावली के राइट साइड में कौन सी नदी है और लेफ्ट साइड में कौन सी नदी है? बड़ी नदी पूछ रहा हूं मैं। अरे यार 2-4 ही तो नदियां हैं। एक लूणी हो गई। लूणी अरावली के राइट में है कि लेफ्ट में है? राइट में होनी चाहिए, अजमेर उसके किनारे है। देखो मैप में देखो, ऐसे नहीं आंखों में नहीं पता चलेगा। देवराह बाबा मत बनो, आंखें ऊपर करके नहीं आएगा। राजस्थान का बड़ा मैप निकालो, कौन सी नदी दिख रही है अरावली के राइट साइड में? कौन सी दिख रही है? लूणी, लूनी बोलते हैं। सागर में नहीं गिरती है, रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है, समा जाती है। अरे यार अरावली है, इसका राइट, जो आपका राइट है वो राइट, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट। लूनी लेफ्ट में, राइट में कौन सी है? हाँ जी, हाँ तो ऊपर की तरफ ही बह रही है नदियां। अरे मैं अरावली को बोल रहा हूँ यार। अरावली के राइट साइड और लेफ्ट साइड देखो ना, ये पेन है, ये जैसे इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, ऐसे देखो। बनास, राइट में बनास है, लेफ्ट में लूणी है। कोई चंबल बोल रहा, कोई गंगा बोल रहा
है ना, इसी को बोलते हैं भाई। दुर्भाग्य ये है कि मेरे पास वो बच्चे आते हैं जिनका बेस बहुत वीक है, इसीलिए बोलते हैं बेस मजबूत होना चाहिए। बेस समझते हो? चलो, धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। इसके बाद यह समतल हो गई। यह संसार का सबसे पुराना मोड़दार पर्वत था। अब यह अवशिष्ट पर्वत रेजिडुअल माउंटेन में आता है। किसमें आता है? तो मतलब कट फट के इतना छोटा हो गया कि जब आप राजस्थान जा रहे होंगे तो, क्योंकि आप तो उत्तराखंड के लोग हैं, आपने ग्रेटर हिमालय भी देखा, मिडिल हिमालय भी देखा, शिवालिक रेंज भी देखी। इन शिवालिक से भी छोटी श्रेणियां हैं किसकी? अरावली की। तो आपको देख के ऐसा लगता है यार इतने छोटे छोटे पहाड़, तो उसके छोटेपन को देखकर वो नहीं करना है। कभी वो हिमालय जैसी ऊंची रही होंगी, हिमालय के बराबर तो नहीं लेकिन रही होंगी ऊंची, तो वो घिस कर क्या हो गई? आज अवशिष्ट पर्वत बन गई है। क्या बन गई है? रेजिडुअल माउंटेन बन गई है। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ रहे हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है, तो इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।